नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल पर लिखा हुआ है संपूर्ण संस्कृत व्याकरण मैराथन क्लास आज की होने वाली है। इस एक मात्र वीडियो में दोस्तों 30 में 30 का जो आपका सिलेबस है, 30 नंबर का विषय आपका पूरा का पूरा विषय कवर किया गया है इस वीडियो के अंतर्गत। ये दोस्तों मात्र सिंगल वीडियो सफिशिएंट है आपको 30 में 25 प्लस दिलाने के लिए। इससे बाहर दोस्तों कुछ भी नहीं आएगा। धांसू ट्रिक के साथ समझाएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, ट्रिक के साथ सिखाएंगे। दोस्तों आपका जो पेपर है 28 नवंबर को होना तय है, तो आप निश्चिंत होकर जाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें प्रत्यय भी पढ़ाएंगे, उपसर्ग भी पढ़ाएंगे, अव्यय भी पढ़ाएंगे, यानी कि सारे टॉपिक जो पेपर में आना तय है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले तो मैं आपको थोड़ा देखिए, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं पहले क्या जानते हैं, पहले उसके बारे में ये जानते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उस टॉपिक को हमें कितना समय देना है। तो दोस्तों ये आपके सामने चार्ट रहा, कौन सा टॉपिक कौन से पेपर में कितने नंबर का आया। तो संज्ञा प्रकरण, संज्ञा प्रकरण में दोस्तों 3 टॉपिक होते हैं, महसर सूत्र, प्रत्याहार और वर्णमाला। ये जो 8 जनवरी को जो आपका सबसे लेटेस्ट पेपर हुआ 8 जनवरी 2020 को, उसमें 4 नंबर का आया था, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर का 2014 में 9 नंबर का आया था। इसी तरीके से सारे के सारे टॉपिक आपके सामने रहे, कौन सा टॉपिक को आपको कितना समय देना है, कितना पढ़ना है, सब आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो में दोस्तों ये 24 जो टॉपिक हैं, सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। जो संस्कृत साहित्य की क्लास है वो भी कवर की जाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं संज्ञा प्रकरणम। तो संज्ञा प्रकरणम होता क्या है? संज्ञा प्रकरणम एक आपके में टॉपिक है जिसमें महसर सूत्र, प्रत्याहार और वर्णमाला से मिलकर संज्ञा प्रकरण टॉपिक बनता है। तो दोस्तों महसर सूत्र क्या होते हैं, पहले उसको जाने, किस तरीके से प्रश्न बनता है। प्रत्येक बार एग्जाम में 1 नंबर का महसर सूत्र से प्रश्न बनता है। क्या क्या प्रश्न बनते हैं? महसर सूत्रों की संख्या कितनी पूछी जाए, तो आप कहोगे महसर सूत्रों की संख्या 14 है। दोस्तों महसर सूत्र दिया किसने है, कहां लिखा है, इसके बारे में जानते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में लिखा है कि नृत्तावशाने नटराज राजो ननादि ढक्का ननब पंच बारम उद्रत कामोत शनकाद सिद्धा नेत द्विमर्शेत शिव सूत्र जालम। अर्थात महर्षि पाणिनि अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में लिखते हैं कि नृत्तावशाने यानी नृत्य के अवसान में नटराज राजो, नटराज भगवान शंकर को कहते हैं, नटराज राजो ननादि ढक्का यानी डमरू को बजाया, ध्वनि उत्पन्न की, नव पंच बारम 9 और 5 14 बार जब ध्वनि उत्पन्न की सनक आदि ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए, तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न हुई उसे कहते हैं महसर सूत्र। तो दोस्तों महसर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। जब भगवान शंकर ने, महर्षि पाणिनि लिखते हैं कि जब भगवान शंकर ने पहली बार जब डमरू बजाया तो क्या निकला? आ ई उ और ला की ध्वनि निकली। जब दूसरी बार डमरू बजाया तो ऋ रा का की ध्वनि निकली। इसी प्रकार 14 आपके महसर सूत्र हैं। कतई आपकी जबान पर होने चाहिए महसर सूत्र। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। पूरा जो आज पढ़ाएंगे, जो पूरा सार बताएंगे, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कैसे मिलेगी सब कुछ बताएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में मिलेगी। तो दोस्तों महसर सूत्र कौन कौन से? आ ई उड़ा रिल्ला का एओ अंगा एओचा हायावाराटा लण यम गमणम झापाया घाटा दशा जब गणदस खपट चटतब कापाया ससर हल अच आपका कापाया सासारा और हल। अब मैंने आपके लिए लिख रखा है अच। क्या लिख रखा है? अच, हल और शल और यण, ये क्या होते हैं दोस्तों? जो अच प्रत्याहार, इसे कहते हैं दोस्तों प्रत्याहार। अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार और यण प्रत्याहार। अच प्रत्याहार का बच्चा पार्टी मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक के जो वर्ण हैं, ये दोस्तों किसमें काउंट किए जाते हैं? ये स्वर में काउंट किए जाते हैं। और जो प्रत्येक महसर सूत्र का, जैसे एक महसर सूत्र, दूसरा महसर सूत्र, तीसरा महसर सूत्र और चौथा महसर सूत्र, प्रत्येक महसर सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है वह काउंट नहीं किया जाता है।
तो दोस्तों इसमें कितने हो गए, स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं व्यंजनों की संख्या, यहां से व्यंजन स्टार्ट होंगे और यहां तक चलेंगे, अंतिम वर्ण काउंट नहीं होगा, प्रत्येक महसर सूत्र का जो अंतिम वर्ण होगा वह काउंट नहीं होगा। तो इस प्रकार दोस्तों कितने हो जाएंगे महसर व्यंजन, कितने हो जाएंगे व्यंजन, हो जाएंगे दोस्तों आपके 33। इसके लिए प्रत्याहार क्या बनेगा, हल प्रत्याहार बनेगा, और स्वर के लिए दोस्तों अच प्रत्याहार बनेगा। अब बात दोस्तों की जाए कि सल प्रत्याहार क्या होता है दोस्तों। तो सल प्रत्याहार में दोस्तों होता है आपका सा, शा, सा और हा। देखो भाई लास्ट वाला सल प्रत्याहार, अंतिम वाले काट दो, जो वर्ण बचे वही आपके प्रत्याहार हो गए। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। और यण प्रत्याहार दोस्तों क्या है, या, रा, ला, वा, ये आपका यण प्रत्याहार हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपका महसर सूत्र इतना यदि आपने पढ़ लिया तो आपने अभी तक जो 5 मिनट की वीडियो गई है, जो लेक्चर गया है, आपने 1 नंबर अपना तय कर लिया। अब बात करते हैं प्रत्याहार को लेकर के दोस्तों। इससे 1 नंबर का आना तय है, हर बार एग्जाम में आता है 1 नंबर का तय, इस बार भी आएगा। प्रत्याहारों की संस्कृत में प्रत्याहारों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 42 होती है। अब प्रत्याहार कोई याद नहीं करने आपको कि सर याद कर लें 42, अरे भैया नहीं याद करने, कैसे याद करना, जैसे पूछा जाए अच प्रत्याहार में कितने वर्ण है, ऐसे ऑप्शन लिखा होगा, प्रश्न आएगा कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण है। तो दोस्तों आपको कैसे हल करना है, देखो अच प्रत्याहार में वर्ण कितने हैं, देखो महसर सूत्र लगाओ, आ, ई, उ, णा, पहला महसर सूत्र लगेगा, फिर दूसरा लगेगा रिर, रा, का लगेगा, फिर ए, ओ, अंगाह लगेगा, फिर औ, शा लगेगा। फिर दोस्तों इस तरीके से देख लो, अंतिम वर्ण काट दिया जाता है, नहीं काउंट किया जाता है। तो देख लो कौन अच प्रत्याहार में वर्ण कितने हैं, देख लो, आ है, ई है, उ है, रिर है, रा है, ए है, ओ है, ए है, आई है, औ है। तो 9 वर्ण है अच प्रत्याहार में। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए अक प्रत्याहार में कितने वर्ण है, तो दोस्तों कैसे निकालोगे, आ, ई, उ, आ, ई, उ और रिर और ला। तो अक प्रत्याहार में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 वर्ण आपके अक प्रत्याहार में हो जाएंगे। दोस्तों समझ रहे होंगे ना, मैं जो बस समझा रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो आप समझ रहे होंगे। इसी तरीके से आपसे कहा जाए हल प्रत्याहार में, यण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो देखो भाई यण प्रत्याहार में क्या होता है दोस्तों, हा, या, वा, रा, टा, और दोस्तों साथ साथ क्या होता है, लण होता है। तो ये 2 महसर सूत्र होते हैं। महसर सूत्र का अंतिम वर्ण आप काट दो, कितने बच गए, हा, या, वा, रा और ला। इस प्रकार आपके कितने वर्ण हो गए, हा, या, वा, रा, ला। तो यण प्रत्याहार में वर्ण की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 वर्ण हो गए यण प्रत्याहार में। उम्मीद करते दोस्तों आप प्रत्याहार निकालना सीख गए होंगे। यदि प्रत्याहार निकालना आप सीख गए तो आपके दोस्तों 2 नंबर पक्के हो गए, एक महसर सूत्र से, एक प्रत्याहार से। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों वर्णमाला से आपके 2 नंबर आना तय है, 2 नंबर का वर्णमाला से आता है। वर्णमाला से जो टॉपिक आता है उसमें पूछा जाता है कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। अच प्रत्याहार स्वर को अंगीकृत करता है, किसको अंगीकृत करता है, तो अभी भी आपको बताया कि अच प्रत्याहार दोस्तों स्वर को इंगित करता है, स्वरों की संख्या जो होती है वह 9 होती है। हल प्रत्याहार व्यंजनों को इंगित करता है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों ह्रस्व स्वर को लेकर के। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, इसमें ह्रस्व स्वर की संख्या दोस्तों 5 होती है। कैसे, कौन कौन से, आ, ई, उ, रिर और रा, ये आपके 5 ह्रस्व स्वर होते हैं दोस्तों। और बचे हुए आपके कितने, 4 जो हैं वह आपके दीर्घ स्वर होते हैं और एक आपका प्लुप्त स्वर होता है। इस तरीके से प्लुप्त स्वर काउंट होता है। ठीक, ये आपका प्लुप्त स्वर होता है। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी पूछी जाए तो आप कितनी बताओगे, 3 होती स्वरों की संख्या। हर्ष स्वर कितने होते पूछे जाए तो आप कहोगे 5 होते। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 4। और प्लुप्त स्वर की प्लुप्त स्वर कौन कौन से होता है, ओ जो आप बोलते हो ना, वो प्लुप्त स्वर में बोलते हो।
इसी प्रकार स्पर्श व्यंजन के लिए दोस्तों सूत्र लगते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती? 25। का से लेकर के आपका जो मां तक वर्ण होते हैं वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसका सूत्र दोस्तों क्या होता है? स्पर्श व्यंजन के लिए सूत्र होता है दोस्तों कुचु टू तु पु, कुचुट तुपु। यह सूत्र होता है, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। स्पर्श व्यंजन के लिए एक और सूत्र दोस्तों होता है, उसको कहते हैं दोस्तों कादयो मावशाना स्पर्शा। कादयो मावशाना स्पर्शा, कादयो मावशाना स्पर्शा, ये आपका स्पर्श के लिए, स्पर्श व्यंजन के लिए सूत्र होता है। वहीं दोस्तों अंतःस्थ व्यंजनों की बात करें तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4, यण प्रत्याहार से बनते हैं, या, रा, ला, वा। इसके लिए दोस्तों सूत्र लगता है आपका एणो अंतस्था। एणो अंतस्था, ये आपका यण प्रत्याहार के लिए लगता है। वहीं दोस्तों इनमें बात करूं ऊष्म व्यंजन के लिए कौन सा लगता है दोस्तों? ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, कौन कौन से? सा, शा, शा और हा। और दोस्तों इसके लिए कौन सा सूत्र लगता है आपका? शल ऊष्माणा। सल ऊष्माणा, ये आपका सूत्र लगता है। ऊष्माणाम ऊष्मा, ये आपका सूत्र लगता है दोस्तों। ये रहे आपके सूत्र, ये रहा आपका क्वेश्चन। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों कितने हो गए आपका? वर्णमाला। अब वर्णमाला में एक क्वेश्चन बहुत पूछा था, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? जितने वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों कंठ के लिए क्या होता है? तालु के लिए क्या होता है? दंत के लिए क्या होता है? मूर्धा के लिए क्या होता है? ओष्ठ के लिए क्या होता है? दंतोष्ठम के लिए क्या होता है? दंतोष्ठ के लिए क्या होता है? कंठोष्ठ के लिए क्या होता है? कंठोष्ठ के लिए क्या होता है? और कंठताल। इतना यदि आपने पढ़ लिया तो दोस्तों आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, अभी तक जितनी क्लास ली उसमें से। बोले सर अभी इसको तो आप डिफाइन कर दीजिए। तो अकू विसर्जिया नाम कंठा, यानी कि आ वर्ण दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, कु मतलब का वर्ग पूरा, का खा गा अंगा, का खा गा गा अंगा, और भा और विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं। मेरे साथ आप बोल कर भी देख लो, बोलो का खा गा गा अंगा, तो कंठ से बोल रहे हो ना? हाँ। अब बोलो आ, कहां से बोल रहे हो? कंठ से बोल रहे हो। बोलो आहा, कहां से बोल रहे हो? कंठ से बोल रहे हो। तो का खा गा घा अंगा, और आपका आ हा और विसर्ग आहा, ये आपका कंठ से बोला जाएगा। अब दोस्तों एक सूत्र आता है इचुसानाम तालु। इचुसानाम यानी कि ई वर्ण, शा वर्ग, या वर्ग, सा वर्ण, ये तालु से बोले जाते हैं। तालु से तात्पर्य है दोस्तों जीभ का स्पर्श तालु से कराने पर जो ध्वनि निकले। बोलो ई, या और शा। देखो भाई बोलो सलजम, जब सलजम बोलोगे तो जीभ का स्पर्श तालु से होगा। बोलो ईख, तो जीभ का स्पर्श तालु से बोला। बोलो यार, यार जब बोलते हो तो क्या? जीभ का स्पर्श तालु से होता है। साथ ही साथ बोलो चा, छा, जा, झा, या, तो ये तालु से बोल दिया आपने, ठीक है। अब आते हैं ऋतुर्शानाम दंता। ऋतुर्शानाम दंता यानी कि रिल, ला, तावर्ग, लावर्ग और आपका सा, इस तरीके से लिखा जाएगा सरौता सा दंता, यानी कि लिल, ला, सा और तावर्ग, ता, था, दा, धा, ना और मा, ये दंत से बोला जाता है। कैसे दोस्तों देखो, बोलो मेरे साथ, ता था दाधा ना, तो जीभ का स्पर्श बोलो ना भैया, क्या कर रहे हो? बोलो, यही पेपर में आएगा, डट्टो यही देखने को मिल जाएगा आपको। बोलो ता था दाधा ना, जीभ का स्पर्श कहां से होगा? जीभ का स्पर्श दांत से बोलने पर आप तावर्ग बोलोगे। साथ ही साथ बोलो सरौता, जब सरौता बोलोगे तो जीभ का स्पर्श दांत से होगा। जब बोलोगे सलजम तो जीभ का स्पर्श कहां से होगा? तालु से होगा। और जब बोलोगे षटकोण तो जीभ का स्पर्श तो जीभ थोड़ी टिल्ड कर जाएगी। इस तरीके से सा विभाजित होता है। सा कितनी तरीके से दोस्तों विभाजित होता है आपका? सा जो है दोस्तों वो 3 तरीके से विभाजित होता है, देख लीजिए आप। सा और एक यहां पे आएगा ऋटुर शानाम मूर्धा, रिर, टा, रा,
और अब टा वर्ग पूरा हो जाएगा, टा ठा डा डा णा और शा। तो मैं टा वर्ग पूरा लिख दे रहा हूं, टा ठा डा ढा और णा। ये आपका मूर्धा से बोला है। मूर्धा से मतलब समझते हो, जीभ को उल्टा करो और तालु से स्पर्श कराओ, उसे कहते हैं मूर्धा। तो इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। अब दोस्तों आपके लिए लास्ट वन सूत्र रहा, उपोपधामानीय नाम ओष्ठा। उपोपधामानीय नाम ओष्ठा यानी कि उ वर्ग पूरा उ और पा वर्ग पूरा पा फा बा भा मा। ये दोस्तों कहां से बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं। देखो पा फा बा भा मा, तो दोनों ओंठ आपस में स्पर्श करेंगे। तो पा फा पा फा फा बा भा मा। साथ ही साथ दोस्तों बोलो ऊ और ऊ, दोनों ओंठ स्पर्श करेंगे। अब दंतोष्ठ में दोस्तों क्या सूत्र लगता है? दंतोष्ठ के लिए दोस्तों सूत्र लगता है वकारस्य दंतोष्ठम। क्या सूत्र लगता है? वकारस्य दंतोष्ठम। दंतोष्ठम वकार, विवेक सर बोलो, मेरा नाम लीजिए आप सभी लोग, विवेक सर। जब विवेक बोलेंगे तो जीभ का स्पर्श दांत से होगा और ओंठ आपस में आएंगे, तो विवेक सर। तो वाह हो गया। कंठोष्ठ दोस्तों ओ और औ। जब ओ और औ बोलेंगे दोस्तों, कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होगा। और वहीं दोस्तों कंठ तालु की जब बात करेंगे तो ऐ और ऐ की बात होगी। तो इस प्रकार दोस्तों आपने वर्णमाला कवर किया, प्रत्याहार कवर किया और महेश्वर सूत्र कवर किए। यानी कि अभी तक जितने मिनट आपने गवाए हैं, उसमें आपने 4 नंबर अपने यूपी टेट एग्जाम में पक्के कर लिए। ज्यों का त्यों आता है, आप किसी भी पेपर को उठा के सॉल्व करिए, किसी भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और कतई हलवा टॉपिक है। कतई खा जाओ इसको, बिल्कुल आप ऐसे समझो दही चीनी खाना भूल जाना, और लेकिन इसको पढ़ के जाना, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट आ जाता है। इससे ये पूछ लिया जाएगा 96 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 59 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 27 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 37 और 39 को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो दोस्तों एक को कहते हैं एका या एकम। दोस्तों इसको रटने की बहुत ट्रिक है हमारे पास। ट्रिक क्या है कि दोस्तों आप सारी संख्याओं को मत पढ़िए। जैसे आप मैथ में कैसे पढ़ते थे बचपन में कि मास्टर ने आपको 9 तक अंक बताए, उसके बाद क्या किया, एक में जीरो जोड़ो तो 10 बन जाता है, 2 में जीरो जोड़ो तो 20 बन जाएगा, 3 में जीरो जीरो जोड़ो तो 30 बन जाएगा। यही तो बचपन में सीखा था ना आपने। वही बचपन के दिन याद कर लो और संस्कृत की सारी गिनतियां हैं वो आपको याद हो जाएंगी। एक को दोस्तों एका कहते हैं, दो को द्वा कहते हैं, तीन को त्रिणी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिणी कहते हैं। और 4 को चतवारी कहते हैं, 5 को पंच और 6 को षष्ठ, 7 को सप्त, 8 को अष्ट और 9 को नव कहते हैं। इतना आपको तो याद ही करना पड़ेगा। एक को एकम, एका, दो को द्वा, ती को तृण, 4 को चतवारी, 5 को पंच, 6 को षष्ठ, 7 को सप्त, 8 को अष्ट और 9 को नव। इतना आपको पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों 10 को दोस्तों दशा कहते हैं, 20 को विंशति कहते हैं, 30 को त्रिंशति कहते हैं, 40 को चतुवारिंशत कहते हैं, 50 को पंचाशत कहते हैं, 60 को षष्ठी कहते हैं, 70 को सप्तिति कहते हैं, 80 को असीत कहते हैं, असीति ही कहते हैं, 90 को वत ही कहते हैं और 100 को शतम कहते हैं। इसी प्रकार 1000 के लिए सहस्त्रम, 10,000 के लिए अयुत, लाख के लिए लक्ष्य, 10 लाख के लिए प्रयुत, कोटि के लिए करोड़, करोड़ के लिए कोटि और अरब के लिए अर्बुदम। इतना आपको रटना पड़ेगा। इसके लिए कौनो ट्रिक नहीं, इतना रटना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 59 में क्या होगा। तो दोस्तों 59 कैसे बनेगा आपका? 50 में 9 जोड़ो तो 59 बन जाएगा, या 60 में 1 कम कर दो तो 59 बन जाएगा। इसी तरीके से तो 59 बनेगा। तो आप संस्कृत में 50 को किस नाम से जानते हो? पंचाशत के नाम से जानते हो। और 9 को किस नाम से जानते हो? नव के नाम से जानते हो। तो 59 को आप बोल सकते हो नव पंचाशत। क्या बोल सकते हो? नव पंचाशत। 59 को आप बोल सकते हो नव पंचाशत। वही दोस्तों 60 में 1 कम किया 59 हुआ, तो 1 कम करने को बोलते हैं एक कोण। एक कोण क्या बोलेंगे? एक कम, एक कोण। और 60 को क्या बोलते हो आप? षष्ठी बोलते हो। तो एक कोण षष्ठी, ये आपका 60 के लिए हो जाएगा। अब 96 पे आ जाओ। 96 पूछा गया है आपका पेपर में।
तो 96 में दोस्तों कैसे आप बनाते हो? 96 जब लिखते हो कैसे लिखते हो? ऐसे तो लिखते हो 90 और 6 96। तो 90 को दोस्तों क्या कहते हो? वती ही कहते हो। और 6 को सट कहते हो, तो सटवती हो जाएगा, सटवती ही हो जाएगा 96 के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि आ गई हो तो दोस्तों लाइक वाला बटन तो बनता है ना, एक लाइक वाला बटन। तो अभी तक लाइक वाला बटन काहे नहीं दबाया? जल्दी से लाइक वाला बटन सभी लोग दबाओ और अपने दोस्तों को बताना विवेक सर ने इतना मस्त तरीके से संस्कृत आसान कर दी, बिल्कुल हलवा कर दिया संस्कृत को। तो दोस्तों 27 में दोस्तों क्या होगा? 20। 27 को कैसे लिख सकते हो आप? 20 में 7 जोड़ो तो 27 बन जाएगा, है ना? इसी तरीके से तो बनाओगे। तो 20 को आप क्या कहते हो? विंशति कहते हो। क्या कहते हो? विंशति कहते हो। 7 को सप्त कहते हो, तो हो जाएगा सप्तविंशति, 27। अब 37 लिखना हो तो 30 में 7 जोड़ोगे तो 37 बन जाएगा। तो दोस्तों कैसे लिखोगे? 30 को त्रिंशत लिखते हो ना, त्रिंशत लिखते हो ना, तो 7 जोड़ दो, सप्त त्रिंशत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारी गिनतियां बनाना सीख गए होंगे। 39 को और बता देते हैं। ऐसा करते हैं 39 का आप लोग बताओ, कमेंट करके बताओ। सभी लोग कमेंट करो 39 को कैसे लिखेंगे, संस्कृत में 39 को कैसे लिखेंगे, सभी लोग बताओ। अब आया है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल कहेंगे यदि आप किसी बुक से पढ़ेंगे या किसी बहुत बड़े चैनल से पढ़ेंगे या किसी एजुकेटर से पढ़ेंगे तो वो आपको कॉन्सेप्ट में घुसेड़ देगा, सूत्र समझाएगा। और मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया हूं प्रत्येक के लिए। 2 नंबर का आता ही आता है पेपर में। और दोस्तों इसके लिए ट्रिक, धमाकेदार ट्रिक, कत्वा दोस्तों, कत्वा प्रत्यय जब आए तो दोस्तों त्वा बचता है। कत्वा में क्या बचता है? त्वा बचता है, त्वा बचेगा। तो पटत्वा, यदि आपको कहीं भी पटत्वा लिखा आ जाए, कृत्वा लिखा आ जाए, आप समझ जाना कौन सा कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय। जहां पर भी दोस्तों आपका या शेष रह जाए, बाकी शब्द के अंत में या आ रहा हो, तो आप समझ जाना लुप प्रत्यय है, लुप प्रत्यय या आ रहा है। तुमन प्रत्यय आपको पहचानना हो, तो जहां पर गंतुम लिखा हो, लिखतुम लिखा हो, तो यानी कि तुमन प्रत्यय शब्द के अंत में क्या बचेगा? तुम बचेगा। याद रखना, कौनो लोप नहीं याद करना है, कौनो सूत्र नहीं याद करना है, डायरेक्ट ऐसे याद कर लो। तुमन मतलब तुम, लेप मतलब या, कत्वा मतलब त्वा, त्रच मतलब त्रा। देखो त्राज बचेगा ना, त्रा इस तरीके से बचेगा, इस तरीके से। तो कर्ता लिखा है, हंत्रा लिखा है, इस तरीके से आपका जो त्रा बना आ जाए आप समझ जाना क्या है? त्रच प्रत्यय है। अब आए उड़िल प्रत्यय। उड़िल प्रत्यय जब बात करूंगा तो अक बचेगा। उड़िल प्रत्यय की जब मैं बात करूंगा तो अक बचेगा, कारक, पाठक, गायक, अक बचेगा। अंत में क्या बचेगा? अक। उड़िल प्रत्यय की यदि बात हो तो आप अक कहोगे, कारक कहोगे, पाठक कहोगे, गायक कहोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये बताओ? क्लास इंटरेस्टेड लग रही ना? तो एक बार लाइक वाला बटन दबाओ सभी लोग, जितने बच्चा पार्टी ने अभी तक लाइक वाला बटन नहीं दबाया है। और क्लास मजेदार लग रही, शानदार, जानदार, जबरिया लग रही क्लास दोस्तों आपको। दोस्तों आपको लाइक, एक लाइक तो बनता है सर के लिए, ताकि मैं और ही मोटिवेटेड क्लासेस आपके लिए बना सकूं और आपके यूपी टेट में प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए इसी तरीके से प्रत्येक सब्जेक्ट की मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करा सकूं, बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड करा सकूं, ताकि यूपी टेट सीडीपी आपका समस्या दूर हो सके, ईवीएस को लेकर के समस्या दूर हो सके, हिंदी और आपको मैथ को लेकर के समस्या दूर हो सके। तो एक लाइक इसके लिए बनता है। दोस्तों तबियत, दोस्तों क्या हो जाएगा? जब तबियत प्रत्यय की बात हो तो तब्य हो जाता है, पठतव्य, गंतव्य की बात हो रही हो, पठितव्य। दोस्तों जहां पर तब्य शब्द के अंत में तब्य हो, आप समझ जाना वो तबियत प्रत्यय की बात कह रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं अनियर प्रत्यय को लेकर के। अनियर प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? अनीय शब्द के अंत में अनियर प्रत्यय में अनीय बचता है। पठनीय, लेखनीय, पठनीय, लेखनीय, शोभनीय, रमणीय, ये अनीय प्रत्यय बचता है। दोस्तों अनियर प्रत्यय मतलब अनीय, श्रद्ध प्रत्यय मतलब अन, अंति, अन। ये तीनों में से कुछ भी दिख जाए आपको तो तुरंत श्रद्ध प्रत्यय पे जाना। पठन, पठंती, पठत, पठन, पठंती, पठत। अब आया सनाच प्रत्यय। सनाच प्रत्यय जहां पर भी हो तो आप देखना मानह कहां रखा है, सेब मानह, शब्द के अंत में मानह आ रहा हो, समझ जाना सनाच प्रत्यय है। कत्वत प्रत्यय कब होगा? वान जब आए, शब्द के अंत में मान आए तो सनाच होगा। कत्वत कब होगा? जब वान हो, वान हो, विवेक सर वाला वान हो। हस्तबान, भूतबान, और मान जब होगा तो सनाच हो जाएगा। अब कत प्रत्यय दोस्तों कब होगा? तह लिखा हो, ता लिखा हो, तम लिखा हो। भूतः,
भूतम, भूता, तो कत प्रत्यय हो जाएगा। वहीं दोस्तों लिट प्रत्यय की यदि मैं बात करूं तो लिट प्रत्यय आपका भवनम, शोभनम हो जाएगा, अनम लग जाता है, शब्द के अंत में अनम आता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपके कृत प्रत्यय समाप्त हुए। अब आते हैं तदित प्रत्यय को लेकर के। तदित प्रत्यय भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तरप जो है ना, तरप, तरप प्रत्यय में दोस्तों तर बचता है, तर, तरा, तरम, लघुतर, लघुतरा, लघुतरम, लघुतर, लघुतरा, लघुतरम, जहां पर भी आ जाए आप समझ जाना वह तरप प्रत्यय है। ईशन प्रत्यय की जब बात हो तो यान बचेगा अंत में, ऐसी बचेगा, ई बचेगा, तनिशी, तनियन। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ आप चाह रहे हो ना, बताओ कमेंट बॉक्स में करो सर इसकी पीडीएफ चाह रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा कि पीडीएफ कहां आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में मिलेगी। कौनो उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आप बस इतना सा कर सकते हो, अपनी स्वेच्छा अनुसार सर की क्लास को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। देखिए सर का नंबर, आपके जो सर हैं उनका नंबर बहुत छोटा है अकॉर्डिंग टू सब्सक्राइबर, तो इस नंबर को आपको बड़ा करना है, ये जिम्मेदारी आपकी। सर आपको क्वालिटी कंटेंट दे सकते हैं, वो तो सर दे ही रहे हैं। आपका दायित्व क्या बनता है कि सर को प्रमोट करिए, अपने दोस्तों में, कॉलेज ग्रुप्स में बताइए कि विवेक सर संस्कृत पढ़ाते हैं, सीडीपी पढ़ाते हैं, ईवीएस पढ़ाते हैं और हिंदी पढ़ाते हैं, बेहतरीन पढ़ाते हैं। दोस्तों तमप प्रत्यय दोस्तों तम और तमा से बनता है। गुरुतम लिखा हो और गुरुतमा लिखा हो, ये तमप प्रत्यय में क्या आ जाएगा, तमप प्रत्यय जब भी आए तो तम और तमा से बनेगा। इस प्रकार आपका तमप प्रत्यय होगा। इष्ठन प्रत्यय क्या होगा, वलिष्ठ लिखा हो, वलिष्ठम लिखा हो, इष्ठन प्रत्यय हो जाएगा। और मतु प्रत्यय दोस्तों वान आएगा, वती आएगा, वत आएगा, तो रसवान, रसवती। देखो भाई वान, और एक जगह वान कहां पे आ रहा है, एक जगह यहां पर भी आ रहा है, वान आ रहा है आपका कतवत में, वान आ रहा है और आपका मतुप में आ रहा है। तो दोस्तों इसको याद रखना है आपको। तल कहां पे आएगा, मनुष्य लिखा हो, ये देखिए मनुष्य में तल प्रत्यय आ जाएगा, मनुष्य लिखा हो, वरिष्ठ लिखा हो तो आपका तल प्रत्यय आ जाएगा। यहां पे बलिष्ठ लिखा हो तो इष्ठन हो जाएगा। ठा जब आए और या जब आए तो तल प्रत्यय होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार दोस्तों इसको पढ़ लोगे तो बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, प्रत्येक कौनो सूत्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहां से एक से 2 नंबर का प्रश्न यहां से बनता है, 1 से 2 नंबर का जो प्रश्न है वो यहां से बनता है। कितना को कियत कहते हैं, किम को क्या कहते हैं, अवयव क्या होते हैं, पहले इसको बता दें है ना सर, बाद में इसको टॉपिक क्लियर करते हैं। अवयव दोस्तों वे शब्द होते हैं जिस पर लिंग वचन कारक काल पुरुष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम अवयव कहते हैं। वे शब्द जिस पर लिंग वचन काल पुरुष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता वे अवयव कहलाते हैं। इनको अविकारी शब्द के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहां, जहां, कहां, तहां, आजकल, बीते परसों, बीता कल, कल, आज, सुबह, शाम, दिन, ये आपका आने वाला कल, बीता हुआ कल, अभी तक, की, जब, ये शब्द अवयव कहलाते हैं। तो ये तो आपको पता है, लेकिन अब बोले सर ये तो बहुत आसान है। भैया आसान नहीं है, आसान इसलिए नहीं है क्यों, ये तो आपने हिंदी में पढ़ा और संस्कृत में आपसे पूछा जाएगा किम क्या है, किम का अर्थ क्या है, तो आप कहोगे क्या, कदा का अर्थ क्या है, कब, कस्मात का अर्थ क्या है, कहाँ, केन का अर्थ क्या है, कैसे, आद्य का क्या अर्थ है, आज, अद्य माने आज, स्वह माने कल आने वाला, और है माने बीता हुआ कल, और स्वह मतलब आने वाला कल। तो पर स्वह लिखा हो तो आने वाला परसों, और पर हया लिखा हो तो बीता हुआ परसों, अद्यते लिखा हो तो आज कल, कदा लिखा हो तो कब, यदा कदा लिखा हो तो जब तक, सदा सर्वदा लिखा हो तो हमेशा, एकदा लिखा हो तो एक बार, संप्रति लिखा हो तो इस समय, अधुना लिखा हो तो अभी इस समय, इदानीन लिखा हो तो अब हो जाएगा, अजिस्त्रिम लिखा हो तो निरंतर हो जाएगा, प्रातः लिखा हो तो सुबह हो जाएगा, साय लिखा हो तो शाम, और दिवा लिखा हो तो दिन। ये आपको याद करने हैं, पेपर में आएंगे। और दोस्तों यावत लिखा हो तो जब तक, तावत लिखा हो तो तब तक उतना, कदाचित लिखा हो तो कभी कभी, प्राक लिखा हो तो पहले, तथा लिखा हो तो तब इसके बाद, झटति लिखा हो तो शीघ्र, ध्रुतम लिखा हो तो शीघ्र जल्दी, एकत्र लिखा हो तो एक जगह, अत्र लिखा हो तो यहाँ, कुत्र लिखा हो तो कहाँ, सर्वत्र लिखा हो तो सब जगह, क्वा लिखा हो तो कहाँ,
अन्यत्र लिखा हो तो दूसरी जगह, इह लिखा हो तो यहाँ, कुतः लिखा हो कहाँ, निकसा लिखा हो निकट, उभयता लिखा हो दोनों तरफ और अधा लिखा हो नीचे। इस तरीके से आपके अवयव यदि आप इतने दो, ये मैं स्लाइड आपके पास दो स्लाइड आई हैं, एक स्लाइड ये और एक स्लाइड ये, यदि आप ये दो स्लाइड पढ़ लेंगे मेरा बच्चा पार्टी, यकीन मानो आपके 2 नंबर यहां से क्लियर होंगे। अब आपको लेके चलते हैं दोस्तों उपसर्ग की तरफ। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। संस्कृत व्याकरण में उपसर्गों की संख्या कितनी? 22। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी? 12। उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी? 19। तो संस्कृत व्याकरण में उपसर्गों की संख्या 22। तो प्रा, परा, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये सब क्या है? संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। तो एक एक को देख लेते हैं, ज्यादा उदाहरण समझाने का कोई मतलब नहीं, इतना समझा देते हैं आपको उपसर्ग होते क्या है। तो उपसर्ग वे शब्दांश या शब्द के टुकड़े होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। वहीं दोस्तों इनमें बात करूं प्रत्यय क्या होते हैं, कि प्रत्यय वे शब्द होते हैं, वे शब्दांश या शब्द के टुकड़े होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ के शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। उपसर्ग दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, उर्दू के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा जाएगा संस्कृत के उपसर्ग, पूछा जाएगा प्रख्यात लिखा आएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो आपको बताना है प्रख्यात में दोस्तों प्रा उपसर्ग है। इस तरीके से आप पूछा जाएगा दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहोगे दुस उपसर्ग है। पूछा जाएगा दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहोगे दुर्गम में दुर उपसर्ग है। और सुगम में सु उपसर्ग है। इस तरीके से बहुत हलवा है और आपके 1 से 2 नंबर का हर बार आता है, इस बार भी आएगा। तो दोस्तों यदि आप संस्कृत की क्लास लेना चाहते हैं, संस्कृत साहित्य की क्लास लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ मैसेज है वो कल हमारी 9 से 10 क्लास होगी संपूर्ण संस्कृत साहित्य की। लगभग मैं आपको 400 से 500 क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें पूरा का पूरा संस्कृत साहित्य कवर होगा, जो कि आपका 8 से 9 नंबर का प्रत्येक बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा। तो कल की 9 से 10 की जो क्लास है वो लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 9 से 10 की जो क्लास है कल की संस्कृत साहित्य की क्लास है, 8 से 9 नंबर की होगी, सभी को लेना अनिवार्य है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मैसेज है, लाइव चैट पर पिन किया हुआ मैसेज, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ऑडिट एग्जाम प्रिपरेशन, देखो ये लिखा हुआ है, इस पर मिल जाएगी। इसका भी जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में भी है, लाइव सेशन में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आपकी दोस्तों पार्ट 1 क्लियर हुआ है और कितने नंबर आप क्लियर कर चुके हैं दोस्तों अभी तक? इतने मिनट में पढ़ने के बाद आप दोस्तों 4 नंबर ये कवर किए आपने, 1 नंबर ये कवर, 4 नंबर ये कवर किए पूरे टोटल मिला करके। फिर दोस्तों आपने 2 नंबर ये कवर किए, 4 2 6, 2 नंबर ये कवर किए 8 नंबर, फिर आपके 2 नंबर ये कवर हुए 10 नंबर, और दोस्तों आपका ये 2 नंबर क्लियर हुए 12 नंबर। तो आज की क्लास से आपने 12 नंबर क्लियर किए। अब मैं बात करता हूं दोस्तों बचा हुआ जो हिंदी साहित्य की क्लास है वो मैं कल लूंगा, और उसके बाद दोस्तों कौन कौन से टॉपिक बचे हैं, समास बचा है, संधि बचा है, कारक बचा है, शब्द रूप बचा है, धातु रूप बचा है, शुद्ध अशुद्ध अनुवाद बचे हैं, और दोस्तों आपका सर्वनाम बचा है, रस छंद बचा है, दर्शन और घर परिवार बचा। ये आपकी डे आफ्टर टुमारो क्लास होगी। तो जब क्लास कंटिन्यू चल रही है दोस्तों, तो आपका दायित्व क्या बनता है, सबसे पहले सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो ताकि आपको सीडीपी की, ईवीएस की, हिंदी की, संस्कृत की सारी क्लासेस, और नोटिफिकेशन ऑल वाले पर क्लिक कर लो ताकि सारी क्लासेस आपको मक्खन मलाई की तरह समझ में आ जाए। मिलते हैं दोस्तों कल 9 से 10 संपूर्ण संस्कृत साहित्य के साथ, साथ ही साथ उसके बाद लेटेस्ट जो अपडेटेड वीडियोस हमारी यूपी टेट की हैं, यूपी टेट गोल अब की बार बच्चा पार्टी जा रहा हूं नेक्स्ट क्लास के लेने के लिए आप सभी लोगों के साथ। तो एक बार सभी लोग ऊर्जा उमंग के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अब की बार यूपी टेट 120 प्लस पार। धन्यवाद, जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।